जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे आते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस प्रकार के तमाम वीडियोस लगातार अपलोड होते रहते हैं चैनल पर। अगर सारी वीडियोज़ आपको देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप चैनल को सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियो जो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में काल बताएं, यानी कौन सा काल है? भूतकाल, भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी संभाव्य भविष्यकाल तो बिल्कुल सही जवाब है। संभाव्य भविष्यकाल, ध्यान समझिए, काल जो होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। भविष्यकाल के अंतर्गत तीन काल होते हैं। एक सामान्य भविष्यकाल होता है, एक होता है संभाव्य भविष्यकाल और तीसरा होता है हेतुमद भूतकाल भविष्यकाल। तो भविष्यकाल के तीन भेद होते हैं। काल कितने होते हैं? तीन होते हैं। भविष्यकाल के भी तीन भेद होते हैं और उसी में से जो दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यकाल, वो कदाचित संध्या को पानी बरसे। मतलब जब संभावना होती है, भविष्य में किसी चीज़ की संभावना होती है, अगर वाक्य से ऐसा पता चलता है तो आप कहेंगे संभावना हो रही है तो संभाव्य काल है, और अगर भविष्य की बात है तो ये संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगी। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इससे ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि शाम को हो सकता है पानी बरसे, यानी ये संभावना दर्शा रहे हैं। और जो संभावना दर्शाएंगे तो आप कहेंगे संभाव्य काल होगा, और भविष्य की बात कर रहे हैं तो संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। विरुद्धार्थी का मतलब विपरीतार्थी यानी विलोमार्थी। तंत्रदिन, उदार, कंजूस या उधार। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी उदार तो बिल्कुल सही जवाब है। कृपण का मतलब महाकंजूस आदमी जो होता है उसे हम कृपण कहते हैं। तो कृपण का ठीक विलोम शब्द जो होता है वो होता है उदार, यानी जो खुले दिल का होता है, कंजूस नहीं होता है। छोटा खाली स्थान बड़ी बात, ठीक है, लोकोक्ति को पूरा करें। छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा साथी बड़ी बात, छोटा बालक बड़ी बात या छोटा सिक्का बड़ी बात। आई होप बिल्कुल सिंपल है, आप सभी बता देंगे। मुंह, छोटा मुंह बड़ी बात, ये लोकोक्ति पूरा क्या है? छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात का मतलब कि उम्र कम होने के बाद भी आप बड़ों जैसी बातें करते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं भाई छोटी मुंह बड़ी बात, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बंगदर्शन, समाचार सुधावर्षण, उदंत मार्तंड या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी उदंत मार्तंड तो बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र जो है वो था उदंत मार्तंड। पंडित जुगल किशोर जी द्वारा 1826 में प्रकाशित किया गया था। पंडित जुगल किशोर द्वारा तीनों बातें बहुत पूछी जाती हैं। पहला दैनिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड, कब? 1826। और किसने? तो आप कहेंगे पंडित जुगल किशोर, ठीक है, पंडित जुगल किशोर द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज रासो तो बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया। चंद्रबरदाई बहुत बार लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है। चंद्रबरदाई जी द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो, और इसके अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान के उनके जो है गुणों और अवगुणों की विवेचना की गई है। विवेचना क्या की गई है? एक तरीके से उनकी वाहवाही प्रशंसा ही की गई है चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो में। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है, ठीक है, आप इसमें गलत बताएं कौन सा होगा। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी एक प्रमाणिक तो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ प्रमाणिक नहीं, यहाँ प्रामाणिक होना चाहिए, ठीक है, यहाँ प्रामाणिक होना चाहिए। कैसे? ध्यान समझिएगा। जब किसी भी संज्ञा में एक प्रत्यय जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है? एक प्रत्यय, तो वो फिर जो शुरुआत में और आता है वो आ हो जाता है। जैसे मैंने कहा समाज, ठीक है, समाज कहा तो समाज धन इक हुआ ना तो ये सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा, और फिर हो जाएगा सामाजिक, है ना। जैसे मैं कहता हूँ व्यवहार,
ठीक है। व्यवहार में जैसे ही मैंने इक प्रत्यय लगाया तो ये व्यवहारिक नहीं होगा, ये व्यावहारिक हो जाएगा। समझ रहे हैं, व्यावहारिक हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, प्रमाण भी है तो प्रमाण तो मूल शब्द प्र है, लेकिन जैसे ही इक प्रत्यय लगा तो प्रा हो जाएगा और ये प्रामाणिक होगा, प्रमाणिक नहीं होगा। अगला प्रश्न, केतु का पर्यायवाची शब्द बताएं। झंडा, आचार्य, किरण या दिशा। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए झंडा तो बिल्कुल सही जवाब है। केतु का मतलब झंडा होता है, पर्यायवाची झंडा बिल्कुल सही जवाब है। स्वकीय का विलोम शब्द क्या है? स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या परकीय। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है, परकीय। स्वकीय का विलोम जो है परकीय। आपको अगर इसका अर्थ न भी पता हो तब भी आप क्लियर कर लेंगे, स्व और पर, स्वकीय परकीय। स्व मतलब स्वयं, पर मतलब दूसरे द्वारा, ठीक है। बहरहाल इसकी हिंदी जान लेते हैं। स्वकीय का मतलब जो होता है वो ये होता है कि वह स्त्री जो केवल अपने पति से प्रेम करती हो वो स्वकीय कहलाती है, और वह स्त्री जो अपने पति की उपेक्षा करके किसी पर पुरुष से यानी दूसरे अन्य पुरुष से प्रेम प्रसंग करती हो तो उसे हम परकीय कहते हैं। तो इसलिए स्वकीय का विलोम परकीय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? नूतन, नवा, प्राचीन, नवीन। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी प्राचीन तो बिल्कुल सही जवाब है। अर्वाचीन शब्द का विलोम जो होगा वो प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब आधुनिक होता है, वर्तमान का, ठीक है। तो अर्वाचीन का मतलब आधुनिक, तो प्राचीन का मतलब क्या है भाई? पुराना, ठीक है। प्राचीन विलोम हो जाएगा उसका। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सरल, सुलभ, सुंदर या सुप्राप्य। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी चुना या ऑप्शन नंबर डी चुना, ये दोनों के दोनों सही हैं। सुलभ जो आसानी से प्राप्त होता है, सुलभ जो आसानी से प्राप्त होता है, सुप्राप्य मतलब सहजता से प्राप्त हो जाता है वो सुप्राप्य होता है। तो कोई एक ही होगा, इसमें दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, गलत बात है। अगला प्रश्न, हमेशा रहने वाला, इसके लिए एक शब्द बताएं। शाश्वत, समसामयिक, प्रावह या पार्थिक। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए शाश्वत तो बिल्कुल सही जवाब है। शाश्वत का मतलब जो सदैव रहने वाला होता है उसे हम शाश्वत कहते हैं, और जो क्षणभंगुर होता है उसे हम नश्वर कहते हैं। अगला प्रश्न, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर यह कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक या आज्ञावाचक। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी आज्ञावाचक तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आज्ञावाचक यहाँ पे आज्ञा मांग नहीं रहे हैं, लेकिन आज्ञा मांगे और चाहे आदेश दें वहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य ही होता है। अब प्रश्नवाचक जो है, प्रश्नवाचक का मतलब जहाँ प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक क्या होता है? जैसे आप कोई इच्छा जाहिर करते हैं, भगवान करे तुम कलेक्टर बन जाओ, है ना, ईश्वर तुम दीर्घायु हो, है ना, किसी ने प्रणाम किया तो आपने कहा खुश रहो, ठीक है। तो ये सारे जो टर्म होते हैं ये सारे के सारे इच्छावाचक वाचक वाक्य आते हैं। संकेतवाचक वाक्य कौन सा? जब किसी कोई एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है तो वहाँ संकेतवाचक, जैसे मैं जाऊँ तब वो आए, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण होते हैं। बहरहाल अब हम बात करते हैं वाक्य की। वाक्य जो होते हैं वो दो आधारों पर वर्गीकृत किए जाते हैं। एक होता है कौन सा? एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर तीन होते हैं। कौन कौन से वाक्य होते हैं भाई? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं, 4 यदि के 4 और होते हैं। तो रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन अल्प विराम चिन्ह है? डॉट, सेमीकोलन, कॉमा या फुल स्टॉप। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। अल्प विराम का मतलब कामा होता है, ठीक है। देखिए, इन जो छोटी छोटी बातें हैं वो थोड़ा सा पकड़ लेते हैं। ये जो अल्प विराम, कामा जो होता है वो अल्प विराम होता है, ये जो होता है वो अर्ध विराम होता है, ठीक है। ये क्या होता है? अर्ध विराम होता है। और ये होता है पूर्ण विराम। अब इस सेमी कॉलन की जगह पे कॉलन भी होता है, देखो ऐसे, ठीक है। तो
इसे हम उपविराम कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसे उपविराम कहते हैं। और ये तो मान लीजिए कि अंग्रेजी का फुल स्टॉप है, ठीक है। तो आपने कहा ये क्या है, पूर्ण विराम है, ये है अल्प विराम, ये है अर्ध विराम और ये है उपविराम। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, उत्साह, हास्य या क्रोध? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है, ठीक है। अब रति किसकी होती है? श्रृंगार की रति होती है। हास्य हास रस की होती है। क्रोध रौद्र रस की होती है। रस की संख्या शुरुआत में 8 मानी गई थी। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार, आप कह सकते हैं भरत मुनि ही इसके प्रणेता हैं रस के, और भरत के नाट्य शास्त्र में 8 रस थे, 9वां कौन सा नहीं था? तो वो शांत रस था, जिसका उल्लेख जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुहाग के नुपुर, इसके रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर, यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। इसे होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, किस रस का संचारी भाव उग्रता, हर्ष, गर्व आदि है? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी वीर रस तो बिल्कुल सही जवाब है। भाई जाहिर सी बात है, वीर रस में ही जो है गर्व, हर्ष, उग्रता ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये वीर रस, वीर का जो है कि उत्साह होता है, अस्थायी भाव। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16, 15? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और इसे हम मात्रिक छंद के अंतर्गत सममात्रिक छंद का उदाहरण समझिएगा। इसको छंद जो होते हैं वो छंद होते हैं 3 प्रकार के, एक मात्रिक छंद, एक वार्णिक छंद और तीसरा होता है वो मुक्तक छंद के अंतर्गत आता है। तो ये चौपाई है, ये मात्रिक छंद के अंतर एक और भेद होता है सममात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद का उदाहरण होता है चौपाई, ठीक है। जैसे आप जब सुंदरकांड कहते होंगे या फिर हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो उसमें चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, ये चौपाई होता है। और जब आप इसमें मात्राओं की गणना करेंगे तो आपको 16 मात्राएं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एक प्रश्न जो पीछे मैंने आपसे पूछा, इसका जो है कि उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको करना है, ठीक है। और बाकी अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बात अगर ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।